मेडिकल एंड नर्सेस अप। तो यहाँ पर आज का जो पेपर है एक्चुअल में 2018 का पेपर है, इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। बट यहाँ पर सीरीज जो हमारी स्टार्ट थी तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था कि ये क्वेश्चन ओनली एक पर्टिकुलर स्टेट एग्ज़ाम के लिए रहेंगे नहीं। तो यहाँ पर टोटल 70 MCQs रहने वाले हैं आपके लिए। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस करें। तो यहाँ पर 70 MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पर सभी के रेशनल भी बताए जाएंगे। वन मोर थिंग कि जिनका यूपी CHO के लिए अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है, अलग अलग स्टेट के GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पेपर होते हैं उनके लिए, एंड यूपी PSC का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके लिए, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए सीरीज़ हेल्पफुल रहेगी। तो पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और ये उत्तर प्रदेश का ही पेपर है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग यूपी का पेपर देने वाले हैं तो वो इसको सबसे पहले देखें, क्योंकि ये यूपी का ही प्रीवियस पेपर है CHO का, तो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक बिहार NHM CHO की आंसर की चेक नहीं की है, मेमोरी बेस्ड आंसर की चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सभी शिफ्ट, एक पर्टिकुलर शिफ्ट के पेपर जो क्वेश्चन नहीं थे तो सभी ने मिक्स्ड करके क्वेश्चन भेज दिए थे, तो वहाँ पर सेम वही पैटर्न हो गया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट, क्योंकि 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, पेपर बहुत ही इजी आया था, तो अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन इज नोन एज। तो जब भी थायराइड हार्मोन का एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है तब कौन सी प्रॉब्लम होगी? ऑप्शन में है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। तो थायराइड हार्मोन का जब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तब कौन सी प्रॉब्लम होगी? तो होगी हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या होगी? हाइपरथायरॉयडिज्म। एंड देन जब T3 एंड T4 का है जो सीक्रेशन प्रोडक्शन कम होगा बट TSH का ज़्यादा होगा, तब होगी हाइपोथायरॉयडिज्म। यहाँ पर 2 माइनर से डिफरेंस आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाता है कि आपका TSH T3 T4 कम है बट TSH ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, तब होगी हाइपोथायरॉयडिज्म। बट जब थायराइड हार्मोन एक जो पर्टिकुलर इस तरीके से आता है तब पूछते हैं तो हाइपरथायरॉयडिज्म। सेम है यहाँ पर, यदि पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो हाइपर, कम हो रहा है तो हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी, हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट बेसिक अमीनो एसिड्स। तो इनमें से आपको बताना है कि बेसिक अमीनो एसिड कौन से हैं। ऑप्शन में एस्प्राजीन, आर्जिनिन, ग्लूटामाइन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो बेसिक अमीनो एसिड है इनमें से वो कौन से हैं? वो है आर्जिनिन, क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड ओनली 3 होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। कौन कौन से? लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन है क्या है? बेसिक अमीनो एसिड है। और एक क्वेश्चन और आपको एग्जाम में आ सकता है, वो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। तो टोटल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, मिथियोनिन, थियोनिन, हिस्टिडीन, वैलिन। जनरली जो एग्जाम में आपको वैलिन और ल्यूसिन भी पूछा जाते हैं कि ये क्या है, तो ये सभी क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड। तो बेसिक अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, इनके नाम आप याद रखें, एग्जाम में आ सकता है आपको। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेसिक अमीनो एसिड कौन से हैं इनमें से, तो वो है आर्जिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इन। तो जो ग्लिसरॉल है इसका जो कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में, ये कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन में लिवर, मसल्स, हार्ट या फिर ब्रेन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं सभी क्वेश्चन 1 लाइनर टाइप से क्वेश्चन है आपके, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि अभी अपकमिंग जितने भी एग्जाम अभी तक इवन हुए हैं उनमें आते जा रहे हैं क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो ग्लिसरॉल का ग्लूकोज में जो कन्वर्जन है, कन्वर्टेड होता है, कहाँ पर होता है? तो ये होता है लिवर सेल्स में। कहाँ पर? लिवर की जो सेल्स होती हैं, लिवर में है जो ग्लिसरॉल ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट इज कीटोन बॉडी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन। तो कीटोन बॉडी का जो फॉर्मेशन है कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन में लिवर, किडनी, स्प्लीन या फिर ब्लड। तो कीटोन बॉडीज हैं, ये कहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है? तो इनका फॉर्मेशन होता है लिवर में। लिवर में जो सेल्स होती हैं वहाँ पर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। बट जब ये जो कीटोन बॉडीज हैं ज़्यादा इनका प्रोडक्शन होने लगे कीटोन बॉडीज का, तब क्या प्रॉब्लम होती है? तो कीटोन बॉडीज का जो फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? लिवर में। बट इन केस क्या हो जाता है कि ये यदि
फॉर्मेट होने के बाद जो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, इनका एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, किडनी से। तो यदि इनके से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, बॉडी में ही बनती जा रही, बहुत ज़्यादा बन रही हैं कीटोन बॉडी, तो ये आपकी बॉडी में यूरिन के थ्रू जनरली बाहर निकलती हैं। बट ये कीटोन बॉडीज़ यदि आपकी यूरिन में ही रह जाती हैं, तब कंडीशन होती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जो कि डायबिटिक का ही एक कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। तो कीटोन बॉडीज़ नॉर्मली बनती हैं, बट ये यूरिन से एक्सक्रीट हो जाती हैं, बॉडी से फ्लश्ड हो जाती हैं। इनकेस ये बॉडी में ही रह जाती हैं तो ये क्या कंडीशन क्रिएट करती हैं, हाइपर कीटो एसिडोसिस। तो कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन कहाँ होगा, लिवर सेल्स में। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वाइट ब्लड कार्पसेल्स। तो जो वाइट ब्लड कार्पसेल्स हैं, WBCs हैं, इनका मेन पर्पस क्या है। ऑप्शन में है टू कैरी द न्यूट्रिएंट्स, टू कॉम्बैट द इन्फेक्शन, टू कैरी द ऑक्सीजन, या फिर टू गिव द स्ट्रेंथ। तो WBC होती हैं, इनका मेन काम है या फिर जो मेन फंक्शन है हम कह सकते हैं। तो WBC का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि इन्फेक्शन से लड़ना, फाइट करना, किसी भी तरीके से बॉडी को क्या करना, इन्फेक्शन और अदर डिसीज से फाइट करती हैं, प्रिवेंट करवाती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी, टू कॉम्बैट द इन्फेक्शन। मेन फंक्शन यही है वाइट ब्लड कार्पसेल्स का। RBC क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं पूरा हीमोग्लोबिन के साथ मिलके, जो HP है। बट WBC का मेन काम क्या होता है, इन्फेक्शन से फाइट करना, लड़ना। कोई भी बाहर से फॉरेन मटेरियल, फॉरेन एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर होता है तो उससे फाइट करना। तो जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है, तब हमारे बॉडी में क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि कोई भी इन्फेक्शन होता है, डिसीज़ होती है, इन्फेक्टेड डिसीज़, तो हमारी WBC का लेवल कम होगा या ज़्यादा होगा। तो जब भी इन्फेक्शन, कोई भी पर्टिकुलर पॉजिटिव एजेंट हमारी बॉडी में एंटर करता है तो इन्फेक्शन की कंडीशन होती है, तब बहुत ज़्यादा फाइट करने के लिए हमारी बॉडीज़ की जो WBC है, इनका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ज़्यादा जो वायरल लोड यदि आपका ज़्यादा है तो WBC लेवल भी बढ़ा हुआ आएगा। नेक्स्ट इज टीबिया इज अ बोन फाउंड इन द। तो टीबिया है जो कहाँ पर पाई जाने वाली बोन है। ऑप्शन में स्कल, आर्म, लेग या फिर फेस। तो टीबिया कहाँ पर पाई जाती है, लेग में। टीबिया एंड फिबुला बोन जो हमने पढ़ा है, तो ये दोनों कहाँ पर पाई जाती हैं, लेग में। नेक्स्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रीडिंग इन द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ब्लड प्रेशर की रीडिंग का, वो क्या है। ऑप्शन में सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक, हाइपोटेंशन या फिर हाइपरटेंशन। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रीडिंग कहा जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है नॉर्मली, तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है जो नॉर्मली 120 होता है, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट की रीडिंग होगी वो क्या होगी, सिस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर कब बनता है, प्रेशर एक्सक्रीटेड व्हेन ब्लड इज इजेक्टेड इनटू आर्टरीज। जब ब्लड आर्टरीज से इजेक्ट होगा तब उस टाइम पे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रीडिंग जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर की, वो क्या कहलाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब जो ब्लड है, ब्लड प्रेशर एग्जर्ट्स विद इन आर्टरीज बिटवीन हार्ट बीट, तो जो आर्टरीज और हार्ट बीट के बीच का जो प्रेशर बनेगा वो क्या कहलाता है, डायस्टोलिक प्रेशर। और लोएस्ट पॉइंट होता है जो कि 80 mmHg होता है और उससे भी कम। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रीडिंग BP की क्या होगी, सिस्टोलिक प्रेशर, लोएस्ट होगी डायस्टोलिक प्रेशर। जब भी जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जब नॉर्मल 120/80 mmHg होता है, जब ये 120/80 mmHg से ज़्यादा जाता है तो हाइपर में आएगा, और कम में जाता है तो हाइपोटेंशन में आएगा। फिर इसकी अलग अलग कैटेगरीज भी हैं कि हाइपरटेंशन में क्या ज़्यादा होगा, डायस्टोलिक होगा ज़्यादा कि सिस्टोलिक होगा, तो ये सभी अलग अलग कैटेगरी हैं। फिर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स एंड टीथ का मेन कंपोनेंट क्या है। ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम नाइट्रेट। तो बोन्स और टीथ का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। बोन्स और टीथ हैं जो हमारी हड्डियां और दांत हैं, किससे बने हुए होते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फेट से। नेक्स्ट इज न्यूनेट ऑफ डायबिटिक मदर इज एट रिस्क फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यदि माँ डायबिटिक है, किसी भी बच्चे की मदर डायबिटिक है, तो जो न्यूनेट बेबी हुआ है उसको सभी डिसीज होने के रिस्क रहेंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया या फिर हाइपरब्लिरूनीमिया। ये क्वेश्चन हर एक नर्सिंग एग्जाम में आता है, चाहे यूपी का ले लो, बिहार का ले लो, MP का ले लो, कहीं का भी ले लो। तो यदि मदर क्या है, डायबिटिक है, तो बेबी को सभी चीज़ें होंगी
जो नहीं होगा वो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएनए वायरस। तो वायरस 2 टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए वायरस कौन सा है इनमें से? ऑप्शन में हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड डी। तो डीएनए वायरस कौन सा? हेपेटाइटिस बी वायरस है, जो क्या है, डीएनए वायरस है। जब बात हेपेटाइटिस बी की कर रहे हैं हम, तो इनका जो ट्रांसमिशन रूट है वो जरूर याद रखें, आपको एग्जाम में एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आते हैं। तो हेपेटाइटिस ए एंड ई है, इसका जो ट्रांसमिशन रूट है या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस बी वायरस का। तो हेपेटाइटिस बी का जो ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से होता है? जो भी ब्लड से हो सकता है आपके लिए, या फिर ब्लड के अलावा जो भी निडल प्रिक इंजरी से हो सकता है। मेनली हेपेटाइटिस बी है जो ब्लड से ब्लड कंटेंट से ही होता है। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी का जो ट्रांसमिशन हो गया वो क्या हो गया? ट्रांसमिशन ऑफ रूट ब्लड प्रोडक्ट। हेपेटाइटिस ए एंड डी होता है जो ओनली फीको ओरल रूट से होता है। और जो हेपेटाइटिस सी है जिसको ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, और हेपेटाइटिस बी है जो जनरली बच्चों को भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो निडल प्रिक इंजरी से हो सकता है या फिर सलाइवा से भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। और क्या है? डीएनए वायरस है हेपेटाइटिस बी, और बाकी सभी हेपेटाइटिस के ए, सी, ई एंड डी क्या है? आरएनए वायरस। नेक्स्ट इज अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विथ स्वाइन फ्लू एंड शी हैज़ टू गिव द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्वाइन फ्लू एंड इट इज़। तो स्वाइन फ्लू की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है कि यदि किसी को स्वाइन फ्लू जो कि H1N1 वायरस से होता है तो कौन सी ड्रग देके उसको ट्रीट किया जाएगा। ऑप्शन में है एसाइक्लोविर, एडिवोफिर, सिडोवोफिर या फिर ओसेल्टाम्बिर और टेमीफ्लू। तो टेमीफ्लू को अभी रिसेंट में कोविड के लिए भी कहीं कहीं यूज किया गया था। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है स्वाइन फ्लू के लिए? ओसेल्टाम्बिर, जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है। नेक्स्ट इज a nurse can decontaminate the HIV contaminated waste product with all the following except। तो एक नर्स है जो HIV कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे लिनेन हो, बेडशीट हो, कुछ भी हो, फर्श भी हो इवन, तो सभी से है जो क्लीन कर सकती है, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनॉल, ग्लूट्रेल्डिहाइड या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सभी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, जो यूज़ नहीं होगा वो क्या होगा? मिथेनॉल। मोस्टली HIV कंटामिनेटेड वेस्ट को 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड से यूज़ किया जाता है, बट इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सेप्ट करके, तब क्या आप मार्क करेंगे? मिथेनॉल को। नेक्स्ट इज व्हेन हेल्पिंग ए स्ट्रोक पेशेंट नर्स वुड असिस्ट। यदि कोई स्ट्रोक का पेशेंट है तो एज ए नर्स आप उसको किस साइड से असिस्ट करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे? ऑप्शन में ऑन वीक साइड, ऑन स्ट्रॉन्ग साइड, फ्रॉम बिहाइंड या फिर फ्रॉम बैक साइड। तो स्ट्रोक का कोई पेशेंट है, मरीज है, तो उसके लिए एज अ नर्स या फिर एज असिस्टेंट के तौर पर आप जो उसका वीक साइड होगा उस साइड से हेल्प करेंगे। बाकी जो स्ट्रॉन्ग साइड होगा वहाँ से आपको हेल्प करने की ज़रूरत ही नहीं, पेशेंट इतना एबल होगा। बट जो वीक साइड होगी उसकी, वहाँ से उसके लिए कुछ भी फील भी नहीं होगा इवन इस केस में, तो आप वीक साइड से हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू रेस्क्यू फॉर एडल्ट पेशेंट CPR। तो टू रेस्क्यू फॉर एडल्ट पेशेंट CPR के लिए कितना रेशियो होगा? ऑप्शन में 12/1, 30/1, 30/2 या 15/2। टू रेस्क्यूअर कहे गए हैं तो कितना होगा? 30/2। नेक्स्ट इज एस्पर्मिया इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब। ए क्वेश्चन बिहार CHO में भी आया है अभी कि एस्पर्मिया है, जो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन में है एब्सेंस ऑफ सीमेन, एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, प्रेजेंस ऑफ रेड सेल्स, नन ऑफ द अबव। तो जो एस्पर्मिया की कंडीशन है इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सीमेन, सीमेन का प्रेजेंट ना होना, एब्सेंट होना। नेक्स्ट इज KFD इज ट्रांसमिटेड बाय। कैस्नूर फॉरेस्ट डिसीज है जो इसका ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है या फिर इसका कॉज क्या है? ऑप्शन में मंकी, टिक बाइट्स, सैंड फ्ली या फिर मॉस्क्यूटो। कैस्नूर फॉरेस्ट डिसीज जनरली साउथ इंडिया, कर्नाटक साइड है, ज़्यादा हुई थी कुछ टाइम पहले। तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो किसके द्वारा होता है? टिक बाइट्स के द्वारा। नेक्स्ट इज एक्सेस ऑफ द बॉडी फैट इन द बॉडी स्टोर्ड इन। तो बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है कहाँ पर स्टोर होता है? ऑप्शन में एडिपोज टिश्यू, एक्रोसोम, कनेक्टिव टिश्यू या फिर बोन मैरो। तो बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू होते हैं जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं? एब्डोमेन में, आर्म के यहाँ, बटक्स में,
बट जो मोस्टली एडिपोज टिश्यू होते हैं कहाँ पर होते हैं, एब्डोमेन पर पाए जाते हैं। और एक्सेस फैट का डिपोजिशन कहाँ पर होता है, स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। नेक्स्ट इज द लंग्स आर कवर्ड बाय द टू मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एज। तो लंग्स है जो दो मेम्ब्रेन से कवर होता है तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन में वेन्स, एयर सैक्स, प्लूरा या फिर नन ऑफ दीज। तो जो लंग्स कवर होता है किस मेम्ब्रेन से कवर होता है? तो होता है प्लूरा मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ न्यूबॉर्न व्हाट शुड बी गिवन। तो यदि किसी न्यूबॉर्न बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है तो आप उसको क्या दे सकते हैं? न्यूबॉर्न है, यहाँ पर चाइल्ड नहीं है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए पूछा गया है। ऑप्शन में हनी, जूस, ग्लूकोज या फिर ऑल ऑफ दीज। न्यूबॉर्न बेबी के लिए ना तो हम हनी दे सकते हैं ना जूस दे सकते हैं, उसको ग्लूकोज एडमिनिस्टर कर सकते हैं हम। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो पार्ट क्या है? ऑप्शन में एम्पुला, इस्थमस, इन्फंडिबुलम या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी पार्ट हैं फैलोपियन ट्यूब के। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन पूछते हैं तब होगा एम्पुला में, यदि नैरोएस्ट पार्ट पूछते हैं तो क्या है वो? इस्थमस। क्या होगा नैरोएस्ट पार्ट? इस्थमस। और यदि फैलोपियन ट्यूब किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तब हम कहते हैं एम्पुला। नेक्स्ट इज ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन है कहाँ से होता है? ऑप्शन में है बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन या फिर नन ऑफ दीज। तो ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में। और इनका जो ब्लड सेल्स इनका यदि डिस्ट्रक्शन पूछते हैं स्पेशली आरबीसी का तो कहाँ पर होता है? स्प्लीन में। और इन केस डिस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है आरबीसी का स्प्लीन में, प्रोडक्शन होगा बोन मैरो में, बट जो डिस्ट्रक्शन है वो नहीं हो पा रहा है तो क्या होता है? बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है और ये कहाँ पर जाके इकट्ठे होने लगते हैं? स्प्लीन में। और स्प्लीन इनको क्या करती है? इनको सही तरीके से तोड़ मड़ोड़ के बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। बट जिस केस में नहीं हो पाता है तब जॉइंडिस की कंडीशन है जो क्रिएट होने लगती है। नेक्स्ट इज सिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो सिक टेस्ट का यूज किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन में टीबी, टाइफाइड, डिप्थीरिया या फिर कोलेरा। तो जो सिक टेस्ट है किसके लिए किया जाता है? होता है डिप्थीरिया के लिए, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है और ट्यूबरक्लोसिस के लिए माउंटेक्स और ट्यूबरक्लिन टेस्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पर सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट इज बाइटॉट स्पॉट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो बाइटॉट स्पॉट किसकी कमी के कारण होते हैं? ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन B6। तो बाइटॉट स्पॉट होते हैं विटामिन ए की कमी के कारण। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है यूपीसीएचओ का पेपर है, प्रीवियस पेपर है, तो आप लोग इसको जरूर एक बार रिवाइज कर लें, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप याद रखें कि हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन है जो दी जाती है। ये जितने भी हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उनको भी दी जाती है, आपको एग्जाम में आता है, या फिर कहीं कहीं जो वैकेंसी निकलती हैं वहाँ पर एक आपके लिए पर्टिकुलर रख दिया जाता है। जब आपका क्राइटेरिया कहा जाता है तो उसमें कहा जाता है कि आप हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेटेड हो। क्योंकि हेपेटाइटिस बी है जनरली कब होता है? निडल प्रिक इंजरी से जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको क्या कहा जाता है कि आप हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवाए हैं या नहीं। तो हेपेटाइटिस बी को किससे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? ऑप्शन में है HV SAG वैक्सीन, BCG, DPT या फिर HVIG वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी को हम किससे प्रिवेंट कर सकते हैं? HVIG वैक्सीन से। नेक्स्ट इज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कौन करता है? ऑप्शन में लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट, प्लाज्मा सेल्स या फिर इसोनोफिल। तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कौन करता है? लिम्फोसाइट्स और व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। नेक्स्ट इज कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में जो मोस्ट कॉमन टाइप का फ्रैक्चर होता है वो कौन सा है? ऑप्शन में सिंपल फ्रैक्चर, कोलिस फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर या फिर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तो बच्चों में पूछा जाता है तो बच्चों में सबसे कॉमन होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जो एडल्ट एज में पूछा जाता है कोलिस हो सकता है, बट बच्चों में पूछते हैं तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द टाइफॉइड। तो टाइफॉइड को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो वो है विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट।
नेक्स्ट इज हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो कितने जोड़े में क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में? ऑप्शन में 23, 26, 32 या फिर 36। तो जो नॉर्मली क्रोमोसोम के पेयर पूछे हैं तो कितने होते हैं टोटल? 23 पेयर। नंबर में पूछते हैं तो 46 और पेयर में पूछते हैं तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जो प्रेजेंट होते हैं। और यदि सेक्स क्रोमोसोम पूछे जाते हैं तब क्या होते हैं? दो होते हैं, एक पेयर में होते हैं XX एंड XY। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन मोस्ट अफेक्टेड बाय जॉइंडिस। तो जॉइंडिस में कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है? ऑप्शन में लिवर, किडनी, लंग्स या फिर बोथ ए एंड बी। जॉइंडिस में सबसे ज्यादा है जो कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? तो वो होता है लिवर। नेक्स्ट इज स्पूटम इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो स्पूटम को यूज किस डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन में टीबी, कैंसर, HIV या फिर जॉइंडिस। तो कैंसर के लिए है जो बायोप्सी की जाती है, HIV के लिए CD4 T सेल काउंट करवाया जाता है, जॉइंडिस के लिए ब्लड टेस्ट से पर्टिकुलरली पता कर सकते हैं हम इसको, बट यहाँ पर स्पुटम के लिए क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। नेक्स्ट इज इन सिरिंज द मेन पर्पस ऑफ द बैरल इज। तो सिरिंज में बैरल का क्या पर्पस है? ऑप्शन में होल्ड द लिक्विड इन द सिरिंज, प्रिवेंट द निडल फ्रॉम रोलिंग आउट, कनेक्ट निडल टू द सिरिंज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो बैरल होता है सिरिंज का ही पार्ट है, इसका मेन काम क्या होता है? जो मेडिसिन है उसको होल्ड करके रखना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? होल्ड द लिक्विड इन द सिरिंज। यहाँ प्लंगर जिसको हम पीछे की तरफ पुल करते हैं, खींचते हैं, कैप, निडल एंड बैरल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ pH स्केल। तो pH स्केल की रेंज कितनी होती है? ऑप्शन में 0 to 14, 1 to 14, 0 to 12 या फिर 0 to 7। तो pH स्केल की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 0 to 14। ये दो तरीके की होती है, एसिडिक एंड बेसिक, अम्लीय एंड क्षारीय और न्यूट्रल। तो जब भी pH स्केल की रेंज 0 to 7 तक आती है दैट मीन्स क्या है? pH लेवल एसिडिक है। और जब ये 7 to 14 तक जाती है तब क्या है? क्षारीय और बेसिक है। तो यहाँ पर 0 to 14 तक होती है टोटल रेंज, 7 तक, और जब 7 पर ही आके रुक जाती है तब न्यूट्रल है। मतलब ना तो कोई भी जो भी लिक्विड है वो क्या है? ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, वो क्या है? न्यूट्रल है। नेक्स्ट इज एक्रोमेम CPAP रेफर्स टू। तो CPAP का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? तो CPAP का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। क्या है? कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। जो मैकेनिकल वेंटिलेटर होते हैं उन्हीं के लिए कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू पल्स रेट ऑफ अ अनकॉन्शियस क्लाइंट। तो यदि कोई बेहोश क्लाइंट है, अनकॉन्शियस क्लाइंट है, तो उसकी पल्स रेट आप कितने टाइम तक चेक करेंगे? ऑप्शन में नो मोर देन 10 सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकेंड, एग्जैक्टली 10 सेकेंड या फिर एटलीस्ट 10 सेकेंड। तो जो अनकॉन्शियस क्लाइंट है उसकी पल्स हम 10 सेकेंड से ज़्यादा चेक नहीं करेंगे। मेनली 5 सेकेंड का टाइम दिया जाता है बट नॉट मोर देन 10 सेकेंड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ये नो मोर देन 10 सेकेंड। नेक्स्ट मीनार्ची इज सेड टू अकर व्हेन। तो मीनार्ची कब कहा जाता है? ऑप्शन में द वुमेन पीरियड स्टॉप, द वुमेन पीरियड कमेंस, देयर इज अ स्पॉन्टेनियस हैवी ब्लीडिंग, देयर आर इरेगुलर पीरियड्स। तो मीनार्ची कब कहा जाता है? जब पीरियड्स स्टार्ट हुए हों। स्टॉप होने को मेनोपॉज कहा जाता है, हैवी ब्लीडिंग को मेट्रोरेजिया कह सकते हैं हम। और जो रेगुलर पीरियड्स आते हैं ये भी एक तरीके की एबनॉर्मेलिटी है, जो पीरियड्स आते हैं मेंस्ट्रुएशन होते हैं। मीनार्ची कब कहा जाएगा? पीरियड कमेंस हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं, स्टॉप होने को मेनोपॉज कहा जाता है। तो यहाँ पर मीनार्ची स्टेज होती है जो वुमेन में जनरली 12 ईयर से स्टार्ट हो जाती है, बट यहाँ पर जो पर्टिकुलर रेंज मानी जाती है तो वो होती है 12 से 16 साल तक। नेक्स्ट इज प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी। तो ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए, मोटापे को प्रिवेंट करने के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होगा? ऑप्शन में लो फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट, लो कोलेस्ट्रॉल एंड फैट डाइट या फिर हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन। तो ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लो कोलेस्ट्रॉल और लो फैट डाइट लेंगे, तभी हम अपने मोटापे को घटा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आंसर होगा सी, लो कोलेस्ट्रॉल एंड फैट डाइट। नेक्स्ट इज क्यूलैक्स इज द बैक्टर फॉर्म।
क्यूलेक्स किसके लिए वेक्टर का काम करेगा? ऑप्शन में फाइलेरियल, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू या फिर येलो फीवर। डेंगू के लिए तो जो मॉस्किटो है वो है एडिस, और क्यूलेक्स किसके लिए? जैपनीज इंसेफेलाइटिस का एक क्या है? वेक्टर है। नेक्स्ट, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू अ ड्रग्स इज नोन एज। तो किसी भी मेडिसिन का जब सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होगा तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन में एनाफिलैक्टिक, इंटरेक्शन, एडवर्स या फिर टॉक्सिटी। तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन क्या कहलाता है? एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज नोन एज। टंग के इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाएगा? एक क्वेश्चन अभी जो बिहार सीएचओ का पेपर हुआ है, इन 70 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। आप चाहें तो एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन में है जिंजिवाइटिस, ग्लोसाइटिस, पैरोटाइटिस या फिर स्टोमेटाइटिस। तो जो यहाँ पर टंग का इन्फ्लामेशन है क्या कहलाएगा? ग्लोसाइटिस। ओरल म्यूकोसा के और ओरल म्यूकोसाइटिस को क्या कहा जाएगा? स्टोमेटाइटिस। पैरोटाइटिस को जो पैरोटिड ग्लैंड है उसके लिए कहा जाएगा। और जिंजिवाइटिस है गम्स का इन्फ्लामेशन कहलाएगा। गम इन्फ्लामेशन इज जिंजिवाइटिस, टंग इन्फ्लामेशन इज ग्लोसाइटिस, पैरोटाइटिस मीन्स पैरोटिड जो ग्लैंड है उनके इन्फ्लामेशन होना, स्टोमेटाइटिस का मतलब है जो ओरल म्यूकोसा है वहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना। नेक्स्ट इज वाइल इंस्टिलिंग ईयर ड्रॉप्स कैनाल ऑफ एन एडल्ट इज स्ट्रेंथेन बाय पुलिंग द पिन्ना। जब हम किसी एडल्ट में ईयर ड्रॉप्स इंस्टिल कर रहे हैं तो हम कैनाल को, जो ईयर कैनाल है वो पिन्ना है, किस तरीके से उसको पुल करेंगे? ऑप्शन में डाउन एंड बैक, अप एंड बैक, स्ट्रेट डाउन या फिर स्ट्रेट बैक। तो यदि यहाँ पर 3 साल से कम एज की बच्चे के लिए पूछते तब हम कहते डाउन एंड बैक। यदि एडल्ट में मोर देन 3 ईयर पूछते हैं तब हम कहेंगे अप एंड बैक। यदि आपको एग्जाम में आता है कि इन्फेंट के लिए या फिर टोडलर के लिए ईयर ड्रॉप इंस्टिल करनी है, तब हम पिन्ना को किस तरीके से पुल करेंगे? तब हम करेंगे पिन्ना को डाउन नीचे की तरफ एंड ऊपर की तरफ। बट यदि हमें कहा जा रहा है कि एडल्ट के लिए करना है तब हमें अप, पिन्ना को ऊपर की तरफ पुल करना है, देन बैक करना होगा। तो हम प्रॉपर तरीके से ईयर ड्रॉप इंस्टिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज which of the following should the nurse expect to observe as the primary initial symptom for a patient with perforated duodenal ulcer? तो perforated duodenal ulcer का प्राइमरी और इनिशियल सिम्टम क्या होगा? ऑप्शन में फीवर, पेन, ब्लीडिंग या फिर वॉमिटिंग। तो जो परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर है इसका फर्स्ट और मोस्ट प्राइमरी साइन होगा ब्लीडिंग। क्या होगा? ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू रीड स्मॉल वर्ड्स हेल्ड एट यूजुअल डिस्टेंस इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ। तो ये क्वेश्चन भी बिहार सीएचओ में आया है कल के पेपर में, 13 अगस्त के पेपर में। तो स्मॉल वर्ड्स को रीड ना कर पाना थोड़ी दूर खड़े होके, यदि हमें कहा जाता है कि ये चार्ट आपको पढ़ना है 2 मीटर के डिस्टेंस पे या फिर 4 से 5 फुट दूर डिस्टेंस पे खड़े होके पढ़ना है आपको, तो यदि आप वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इनएबिलिटी टू रीड स्मॉल वर्ड्स हेल्ड एट यूजुअली डिस्टेंस इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ प्रिस्बायोपिया। क्या है? प्रिस्बायोपिया है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या है? इम्परफेक्शन, आँखों का जो कंजेनाइटल डिफेक्ट ही हम कह सकते हैं, इम्परफेक्शनल आई कर्वेचर के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। एंड जो यहाँ पर कैटरैक्ट है क्या है? ओपेसिटी ऑफ द लेंस। क्या है? कैटरैक्ट को क्या कहा जाता है? ओपेसिटी ऑफ द लेंस। और जो प्रॉब्लम है क्या कि छोटे बर्ड्स को ना पढ़ पाना डिस्टेंस में खड़े होके, वो क्या है? प्रिस्बायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस। क्या है? नियर साइटेडनेस। नेक्स्ट इज व्हाट आर द सिम्टम ऑफ 3rd डिग्री बर्न। तो 3rd डिग्री बर्न के सिम्टम क्या हैं? ऑप्शन में चेयर्ड स्किन, नो पेन, चेयर्ड स्किन, नो पेन। यहाँ पर 2 ऑप्शन 2 बार टाइप हो गए हैं। ब्लिस्टर्स एंड पेन, रेड एंड पेन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि 3rd डिग्री बर्न के सिम्टम्स क्या हैं? इसमें पेन नहीं होता है, स्किन बहुत ज़्यादा जल जाती है जिसके कारण बोन्स तक अफेक्ट होता है, तो इसमें पेन नहीं होगा। 2nd डिग्री पेन में बहुत ज़्यादा बर्न होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ फेंटिंग। फेंटिंग का मतलब क्या है? ऑप्शन में अ रिस्पॉन्स टू फियर एंड अनएक्सपेक्टेड फीवर, अ ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अ साइन ऑफ फ्लू।
तो फेंटिंग का मतलब होता है बेहोश होना। इसको हिंदी में कहें तो हम क्या कहते हैं, फेंटिंग, चक्कर टाइप से आते हैं जो, उसको क्या कहा जाता है, ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कुछ थोड़े टाइम के लिए हमारी कॉन्शियसनेस जाना। नेक्स्ट इज पैगेट्स डिसीज रिलेटेड टू विच वन। तो पैगेट्स डिसीज किससे रिलेट करती है? ऑप्शन में बोन, ब्रेन, हार्ट या फिर लंग्स। तो पैगेट डिसीज है मेनली किसको अफेक्ट करती है? बोन्स को। नेक्स्ट इज बेबी बॉर्न बिफोर हाउ मेनी वीक्स ऑफ जेस्टेशन इज कॉल्ड प्रीमेच्योर बेबी। तो कोई बेबी यदि कितने वीक के पहले डिलीवर हो जाता है तो उन बेबी को प्रीमेच्योर बेबी कहा जाता है। तो क्या होता है, 37 वीक के पहले यदि बेबी डिलीवर हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रीमेच्योर और प्रीटर्म बेबी। और जो आफ्टर 42 वीक के बाद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पोस्ट मैच्योर और पोस्टर्म बेबी। बट बिफोर 37 वीक्स दैट मीन्स प्रीटर्म और प्रीमेच्योर बेबी। नेक्स्ट इज द स्टोन फॉर्म्ड इन द किडनी एंड रीनल पेल्विस इज नोन एज। तो रीनल पेल्विस और किडनी में स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है तो ये क्या कहलाएंगे? ऑप्शन है रीनल कैलकुलाई, मेजर कैलकुलाई, माइनर कैलुलस या फिर नन ऑफ दी अबव। तो स्टोन का फॉर्मेशन जो कि किडनी और रीनल पेल्विस में हो रहा है क्या कहलाता है? रीनल कैलकुलाई। नेक्स्ट वन इज व्हाट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या है जो पूरे ब्लड को हार्ट से कैरी करके पूरी बॉडी तक सप्लाई करवाता है? तो है आर्टरीज। क्या करती हैं? पूरी बॉडी में हार्ट से ब्लड को ले जाके पूरी बॉडी को सप्लाई करेंगी ब्लड का, तो क्या है? आर्टरीज। और बॉडी के जो पार्ट्स हैं वहाँ अलग अलग एरिया से ब्लड पूरा लाके कहाँ लाती हैं? हार्ट में लाती हैं, तो क्या? वेंस। हार्ट से पूरी बॉडी में जा रहा है तो आर्टरी, से पूरी बॉडी से हार्ट तक आ रहा है तो वेंस। नेक्स्ट इज एज अ हाईली इन्फेक्शियस इलनेस कॉज्ड बाय द रूबियोला वायरस। तो इनमें से कौन सा है जो कि रूबियोला वायरस के द्वारा होने वाली प्रॉब्लम है? ऑप्शन है चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स या फिर डेंगू। तो रूबियोला वायरस के कारण जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्या है? मीजल्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन है लेडी विद द लैम्प? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो इंटरनेशनल काउंसिल्स ऑफ नर्सेज फंडामेंटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सभी पार्ट हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में टू प्रमोट द हेल्थ, टू प्रिवेंट द इलनेस, टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड टू रिस्टोर द हेल्थ। तो इंटरनेशनल काउंसिल के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है वो क्या है? टू स्प्रेड द अवेयरनेस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नर्स रोल इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एज अ नर्स आपका क्या रोल नहीं है? बाकी सब है। ऑप्शन में राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट पैटर्न। तो आपका जो यहाँ पर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में रोल नहीं है वो क्या है? राइट पैटर्न, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइम एंड राइट रूट। ये क्या है? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रोल्स हैं, बट जो नहीं है तो क्या? राइट पैटर्न। नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? ऑप्शन में पेनिसिलिन, एक्सरे, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर टेलीफोन। तो ग्राहम मैस्लो हैं जिन्होंने टेलीफोन की खोज की थी, बट यहाँ पर जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इन्होंने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की। तो टेलीफोन की खोज करने वाला भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो टेलीफोन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और यदि आपको एक्सरे के इन्वेंटर पूछे जाते हैं तो एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम रॉन्गटन ने। एग्जाम में आपको आ सकता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, एक्सरे की खोज की थी विलियम रॉन्टगेन ने, एंड जो टेलीफोन है इसकी खोज किसने की थी? ग्राहम बेल ने। यदि आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो खोज करने वाले पूछे जाते हैं तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो डिस्कवरी की थी इसके लिए आप लोग एक बार चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि जनरली स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी एग्ज़ाम में तो नहीं आती है, बट स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी अमेरिका के जो बायोकेमिस्ट थे सैलमन वॉक्समैन ने एंड अल्बर्ट सेटसन एलिजाबेथ ह्यूग। तो आपको इनमें से तीन में से किसी एक का नाम याद रखें, बट मोस्टली आता है जो वो वॉक्समैन थे जिन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। तो इन चारों की डिस्कवरी आप याद रखें।
नेक्स्ट इज द हार्मोन विच चेंजेस द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन नोन एज। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में जो कन्वर्जन होता है कहाँ पर हो जाता है, लिवर में, बट एक ग्लूकोज से ग्लाइकोज में कन्वर्ट करने वाला हार्मोन है कौन सा? ऑप्शन में ग्लूकागोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या फिर हेपेरिन। तो जो हार्मोन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्जेशन करता है क्या है, ग्लूकागोन। नेक्स्ट इज ब्लड विदाउट कार्ब सेल्स एंड फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड। तो ब्लड है जो न तो उसमें कार्ब सेल्स है, न WBC है, न RBC है और न ही फाइब्रिनोजन है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन में लिम्फ, सीरम, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स। ब्लड विदाउट कार्ब सेल्स क्या कहलाता है? सीरम। नेक्स्ट इज विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क इजेक्शन के लिए बेबी डिलीवर होने के बाद? ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन या फिर एस्ट्रोजन। तो जो जब भी हार्मोन की बात की जाती है तो चारों हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है मिल्क इजेक्शन हार्मोन या फिर लेट डाउन रिफ्लेक्स जो हमने पढ़ा है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ऑक्सीटोसिन। यदि मिल्क प्रोडक्शन पूछते हैं तो प्रोलैक्टिन। और नॉर्मल प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत सबसे ज़्यादा होती है? तो वो है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये चारों हार्मोन याद रखना है। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोडक्टिंग हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। नॉर्मल प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हो गया है, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट के तहत इज कंसीडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में MTP में कितने वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन में 6 वीक, 8 वीक, 12 वीक या फिर 20 वीक्स। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हम 20 वीक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं, बट 20 वीक की प्रेगनेंसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अबॉर्ट की जाएगी। क्यों? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ सकते हैं। और 20 वीक की प्रेगनेंसी जब अबॉर्ट की जाएगी तो इसके लिए जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वही जो ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं वही इस तरीके की जो अबॉर्शन है वो कर पाएंगे। ये जो 12 वीक तक है, 8 वीक, 12 वीक, 6 वीक, तो कहाँ पर है? सब सेंटर PSC में हो सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हो सकते हैं। बट 20 वीक की प्रेगनेंसी कहाँ पर होगी? ये होगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और MTP एक्ट कब आया था? 1971 में। बट इस केम इन फोर्स 1971, बट ये लागू कब हुआ था? 72 में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड व्हेन असेसिंग क्लाइंट विथ मैनर्स डिसीज। तो मैनर्स डिसीज यदि किसी क्लाइंट के लिए, तो उस मैनर्स डिसीज में किसी पर्सन के लिए जो नर्स एज अ नर्स आप क्या सिम्टम फाइंड आउट करेंगे या फिर आपको उसमें देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में एपिस्टैक्सिस, फेशियल पेन, प्टोसिस या फिर टिनिटस। मैनर्स डिसीज क्या है? जो इनर ईयर डिसऑर्डर होता है, जो लेबिरेंथ होता है, वहाँ पर क्या हो जाता है? फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है। तो उसके कारण क्या होने लगते हैं? जनरली 3 साइन देखने को मिलते हैं, टिनिटस, वर्टिगो एंड रिंगिंग इन द ईयर। तो जनरली 3 साइन होते हैं, वर्टिगो, हियरिंग लॉस और टिनिटस, जिसको हम ईयर रिंगिंग के नाम से जान जाते हैं, और ईयर प्रेशर भी होता है। बट मेनली 3 साइन होते हैं, टिनिटस, वर्टिगो एंड हियरिंग लॉस। तो ये किसका साइन है? ये टिनिटस किसका साइन है? मैनर्स डिसीज का। और ये इनर ईयर में होने वाली प्रॉब्लम है जिसमें जो फ्लूइड है उसका कलेक्शन होने लगता है लेबिरिंथ एरिया में। एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग। पिटोसिस है जो कि माइस्थेनिया ग्रेविस का मोस्ट कॉमन साइन माना जाता है। तो पिटोसिस में क्या होता है? ड्रूलिंग ऑफ आईलिड्स होता है, आंखें हैं जो नीचे की तरफ लटकी हुई रहेंगी। तो ये क्या है? पिटोसिस, जो कि माइस्थेनिया ग्रेविस में होता है। मैनर्स डिसीज में टिनिटस, वर्टिगो एंड हियरिंग लॉस, 3 ट्रायड सिम्टम है इसके। नेक्स्ट इज द न्यूबॉर्न इन्फेंट शुड बी केप्ट कंफर्टेबली वार्म बिकॉज ऑफ। न्यूबॉर्न बेबी को आफ्टर डिलीवरी के तुरंत बाद ही वार्म रखने के लिए कहा जाता है। रेडिएंट वार्मर में भी रख दिया जाता है, कवर अप करके रखा जाता है। तो ये क्यों? ऑप्शन में हिज टेम्परेचर इज लो एट बर्थ, हिज टेम्परेचर टेंड्स टू फॉल स्पून आफ्टर द बर्थ, ही इज प्रोन टू डेवलप द इन्फेक्शन एंड वार्मथ इंक्रीज द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। बट न्यूबॉर्न बेबी को गर्म में क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हाइपोथर्मिया होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए उनको गर्म करके रखा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ही इज़ प्रोन टू डेवलप द इन्फेक्शन।
नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज इज द न्यूनेटल पीरियड। न्यूनेटल पीरियड कौन सा पीरियड कहलाता है? ऑप्शन में 28 डेज, 24 डेज, 45 डेज या फिर 60 डेज। न्यूनेटल पीरियड होता है 0 to 28 डेज तक का पीरियड क्या कहलाता है? न्यूनेटल पीरियड। आफ्टर बर्थ से लेके 28 डेज तक का पीरियड क्या कहलाता है? न्यूनेटल पीरियड। 1 ईयर तक होता है इन्फेंसी पीरियड, 1 ईयर to 3 ईयर होता है टोडलर पीरियड, 3 to 6 ईयर होता है प्री स्कूलर पीरियड, 6 to 10 और 12 होता है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, एंड 10 से लेके 19 तक एडोलेसेंस में आते हैं, 19 to 30 तक आते हैं एडल्ट में। तो ये पूरा क्या है? क्लासिफिकेशन है जो कि न्यूनेटल पीरियड से लेके एडल्टहुड तक का रहेगा। न्यूनेटल पूछते हैं तो 28 दिन तक के लिए 0 to 28 डेज, इन्फेंसी आता है तो 12 मंथ 1 ईयर, टोडलर 1 to 3 ईयर, एंड 3 to 6 ईयर स्कूल गोइंग प्री स्कूलर, 6 to 12 तक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में आ जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल पल्स रेंज इन एडल्ट। तो एक एडल्ट की नॉर्मल पल्स रेंज क्या होगी? ऑप्शन में 30 to 50 mm ऑफ Hg, 10 to 20 mm ऑफ Hg, 60 to 100 mm ऑफ Hg या फिर 20 to 30 mm ऑफ Hg। तो एक नॉर्मल एडल्ट की पल्स रेंज होती है 60 से 100 mm ऑफ Hg। यदि ये 100 से क्या होती है? ज़्यादा जाती है तब होगा टैकीकार्डिया, 100 से कम जाती है जनरली 60 से कम जाती है तो ब्रेडिकार्डिया। तो यहाँ पर पल्स रेंज कितनी हो गई? 60 से 100। ज़्यादा मीन्स टैकी, कम मीन्स ब्रेडी। नेक्स्ट इज द प्रोसेस टर्म फॉर रिमूवल ऑफ लंग्स। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें लंग्स को ही रिमूव करना पड़ जाता है तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन में लोबोटोमी, सेगमेंटोटोमी, वेज या फिर न्यूमेनेक्टोमी। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें पूरे लंग्स ही रिमूव कर दिए जाते हैं तो क्या कहलाता है? न्यूमेनेक्टोमी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। तो एक्टिव टीबी के कौन से साइन हैं? ऑप्शन में मार्क्ड वेट लॉस, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, मेंटल स्टेटस चेंज या फिर कॉन्स्टिपेशन। तो टीबी के जो एक्टिव साइन है वो क्या है? सडनली वेट लॉस होने लगता है, डायरिया की कंडीशन होगी, फीवर होगा और धीरे धीरे वेट कम होगा, एनोरेक्सिया होगा, भूख भी नहीं लगेगी, आपको लेथार्जिक फील करेंगे। तो एक्टिव टीबी के जो साइन है वो इनमें से क्या है? मार्क्ड वेट लॉस। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो ट्विन का मतलब होता है जब दो बेबी प्रेजेंट हो, तो ट्विन प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन सभी हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में प्री टर्म डिलीवरी, ओव्यूलेशन, लो बर्थ वेट या फिर प्लेसेंटल एब्रप्शन। तो ट्विन प्रेगनेंसी में प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज भी हो सकते हैं और प्लेसेंटल एब्रप्शन भी हो सकता है, बट ओव्यूलेशन है जिसका कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परपीरियम। तो परपीरियम का जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो क्या होता है? ऑप्शन में 2 वीक, 4 वीक, 6 वीक या फिर 8 वीक। तो जनरली जो परपीरियम का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? 6 वीक का। मेम्ब्रेन रप्चर होने से लेके बेबी डिलीवर, जो परपीरियल सेप्सिस पूछते हैं तब मेम्ब्रेन रप्चर होने से बताना है, यदि नॉर्मल परपीरियम पूछते हैं तो बेबी डिलीवर होने से लेके 6 वीक तक का ड्यूरेशन कहलाता है परपीरियम पीरियड। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। तो कौन सा वायरस है जो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस को कॉज करेगा? ऑप्शन में हेपेटाइटिस बी, ए, सी या फिर डी। तो हेपेटाइटिस ए एंड डी किसके द्वारा फैलता है? फीकोरल रूट के द्वारा फैलता है सबसे ज़्यादा, बट जो ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस कहा जाता है तो वो हेपेटाइटिस सी। ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे हो सकता है तो वो हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट इज जंक्शन बिटवीन 2 और मोर बोन्स और कार्टिलेज। तो ऐसा जंक्शन जहाँ पर 2 बोन्स या फिर 2 कार्टिलेज आके जुड़ते हैं तो क्या कहलाएंगे? ऑप्शन में साइनोवियल, सूचर, ज्वाइंट या फिर फॉन्टेनेल। तो ये क्या कहलाएंगे? ज्वाइंट्स। नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। तो बॉडी का टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन में मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर सेरिब्रम। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है एम्स स्टैंड फॉर। तो एम्स का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेशन इज ऑन। तो हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को।
नेक्स्ट इज हैंड वॉशिंग इज एसेंशियल बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर। तो हैंड वॉशिंग क्यों जरूरी है कोई भी प्रोसीजर करने के पहले? ऑप्शन में टू अवॉइड द डस्ट कंटामिनेशन, टू प्रिवेंट सेल्फ इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन या फिर टू ऑब्जर्व इकोनॉमी ऑफ मटेरियल। तो हैंड वॉशिंग क्यों जरूरी है? इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नर्स शुड इंसर्ट द निडल इनटू द मसल एट एन विच एंगल। तो आईएम इंजेक्शन के लिए कितने एंगल पर है जो निडल इंसर्ट की जाएगी? ऑप्शन में है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो कितना एंगल है जो यूज़ किया जाएगा? तो यदि इंट्रामस्कुलर के लिए पूछा जाता है तब हमें क्या कहना होगा? इंट्रामस्कुलर के लिए जो एंगल यूज़ होता है 90 डिग्री एंगल। निडल डायरेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर है जो क्या की जाएगी? इंसर्ट की जाएगी। इंट्रावीनस के लिए है जो निडल इंसर्ट की जाती है, इंट्रावीनस रूट के लिए यदि पूछते हैं तब हमें कहना है कि आईवी रूट के लिए 15, और यदि सबक्यूटेनियस के लिए कहा जाता है तब 45 डिग्री एंगल पर इंसर्ट किया जाता है, आईएम के लिए 90 डिग्री। नेक्स्ट इज कॉप्लेक स्पॉट इज द टिपिकल साइन ऑफ। तो कॉप्लेक स्पॉट्स किसका टिपिकल साइन है? तो है मीजल्स का। तो ये थे यहाँ पर 74 क्वेश्चन जो कि यूपी सीएचओ का 2018 का पेपर था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना जिनका भी अपकमिंग टाइम में एग्जाम होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।